so welcome back to my channel Pathshala Gyan. Today we are going to start part 3rd of our chapter electricity, in which we are going to discuss about combination of resistance and series and parallel resistance, their domestic uses, application, advantages and disadvantages. Before starting the video, if you haven't watched the previous videos, I have given link in the description box. Please go and check. So let's get started. First of all, what is combination of resistance? In previous video we have discussed about resistance and resistor. क्या क्या होता है हमने ये सब डिस्कस किया है. तो कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का डिफरेंट रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कैसे होता है. तो जनरली रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन हमारे टू वेज में होता है. एक है इन सीरीज और एक होता है इन पैरेलल वे. दीज आर द डायग्राम ऑफ सीरीज एंड दिस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो इन सीरीज में रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड होते हैं. इन सीरीज जो रेजिस्टेंस होते हैं एक दूसरे के साथ एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं, यानी कि एक ही कनेक्टिंग वायर होती है. उस एक कनेक्टिंग वायर से वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं. जैसे इस डायग्राम में है, ये पहला रेजिस्टेंस है R1 which is connected in the same wire by end to end with another resistance R2. This type of diagram is known as series connection. And in parallel, when two or more resistance are connected between the same two points, इसका मतलब ये है कि जब दो या तो दो से ज़्यादा, ज़रूरी नहीं है दोनों में, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, या तो दो या दो से ज़्यादा, दो से कम नहीं हो सकते. एक का कभी भी हमारा कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता. कॉम्बिनेशन के लिए दो या दो से ज़्यादा तो चाहिए ही, ठीक है. तो इसमें क्या बोला है, व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम टू पॉइंट्स, यानी कि दो सेम पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट बी, दो सेम पॉइंट्स के बीच में दो या दो से ज़्यादा जब रेजिस्टेंस आपस में कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के पैरेलल वे में, उसको हम कहते हैं पैरेलल रेजिस्टेंस. जैसे ये है, सेम पॉइंट है, लेकिन इन सेम पॉइंट से दो कनेक्टिंग वायर जा रही है. एक वायर कनेक्टिंग वायर ऊपर को जा रही है और दूसरी नीचे को जा रही है. तो यहाँ पे दो रेजिस्टेंस आपस में कनेक्टेड है दोनों सेम पॉइंट. तो ये क्या होता है, हमारा पैरेलल रेजिस्टेंस होता है. नाउ अब हम पढ़ते हैं रेजिस्टेंस. सीरीज रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है. Combined resistance of any number of resistance connected in series is equals to the sum of each individual resistor. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें एक सर्किट में, अगर मान लो जैसे ये सर्किट है, ठीक है, इस सर्किट में हमारे को कितने रेजिस्टेंस दिए हैं, R1, R2, R3, R4, और सब के सब की एक कॉमन बात है कि सब के सब एक ही कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड है. जैसे ऊपर पैरेलल में दोनों के दोनों की वायर अलग अलग थी ना रेजिस्टेंस की, लेकिन इसमें क्या है, सेम है. तो पहले डायग्राम से ही हमें पता चल जाता है कि ये जो है सीरीज में कंबाइंड है, ठीक है. तो जब हमारे कोई भी रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कंबाइंड है, तो टोटल रेजिस्टेंस अगर हम बोले सर्किट का क्या है, तो कैसे निकालेंगे. जो टोटल रेजिस्टेंस होता है ना सर्किट का, वो इन सभी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को जब हम आपस में ऐड करते हैं, इनका सम करते हैं, तो जो इनका सम टोटल होता है वो इनका टोटल रेजिस्टेंस होता है. जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम भी बनाया है. यहाँ पे जैसे हमारे 4 रेजिस्टर हैं, आप देख सकते हो. एक सेम सर्किट में एक यहाँ पे बैटरी है, ठीक है, 2 सेल बैटरी है. यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन, नेगेटिव, और आपको पता है ये करंट हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होता है. तो इसीलिए करंट के एरोज यहाँ से पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं. अब बीच में ये सारे के सारे रेजिस्टेंस एक ही कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, तो यानी कि ये सीरीज में है. अब इसमें बोले जो R1 है उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, 2 ओम. कितना रेजिस्टेंस है उसमें, 2 ओम. R2 में 4 ओम, R3 में 6 ओम एंड R4 में 8 ओम. अब हमें ये कैसे पता चला कि ये रेजिस्टेंस ही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था SI यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की, वो होती है ओम. एंड रेजिस्टर की क्या होती है, ओम मीटर. ओके, करंट वगैरह की तो आपको बताई है मैंने. तो इसलिए इसमें चार डिफरेंट रेजिस्टर है, तो 4 डिफरेंट इसमें रेजिस्टेंस फ्लो हो रहे हैं. अब इसमें पूछा गया फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, टोटल रेजिस्टेंस को R से
हैं एंड टोटल रेजिस्टेंस जो होता है वो हमारा इक्वल्स टू, मैंने अभी बताया क्या है, सम ऑफ ईच इंडिविजुअल रेजिस्टर्स, यानी कि हर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का सम। तो यहाँ पे कितने रेजिस्टर्स प्रेजेंट हैं? 1 2 3 4। तो चारों के चारों रेजिस्टर का सम क्या होगा हमारा? टोटल रेजिस्टेंस विच इज R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड प्लस R4, जिससे कि आता है R1 कितना है? 2 ओम, R2 कितना है हमारा? 4 ओम, R3 कितना है हमारा? 6 ओम एंड R4 कितना है हमारा? 8 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस जो है वो आ गया हमारा 20 ओम। 20 और रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, ऐसा यूनिट होता है ओम। तो ये आ गया फाइनल आंसर हमारे सीरीज रेजिस्टेंस का। अब हम आगे इसमें एक और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो एनसीईआरटी का है। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। इस क्वेश्चन में पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमें बोला गया है ड्रॉ द डायग्राम। इसमें हमें डायग्राम बनाने को बोला है ऑफ अ सर्किट। सर्किट डायग्राम बनाना है हमें जिसमें कंसिस्टिंग ऑफ 3 सेल्ड बैटरी, यानी कि 3 सेल वाली बैटरी, सिंगल बैटरी, और 2 वोल्ट ईच, यानी कि 3 सेल की बैटरी है और 2 वोल्ट ईच इसमें वोल्टेज जा रहा है। ईच यानी कि हर एक सेल में 2-2 वोल्ट की वोल्टेज जा रही है, ठीक है। तो अगर 3 सेल की बैटरी को हम आपस में तीनों सेल्स को एक ही कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर रहे हैं तो तीनों सेल की वोल्टेज हमारी प्लस होगी, ऐड होगी ना आपस में। तो इसीलिए टोटल वोल्टेज कितनी होगी बैटरी की? टोटल वोल्टेज को हम V ले लेते हैं। बैटरी जो हमारा सेल 1 है उसको V1 ले लेते हैं, सेल 2 को V2 और सेल 3 को V3 ले लेते हैं। तो टोटल वोल्टेज कितनी होगी हमारी? 2 वोल्ट ईच था ना, तो 2 + 2 + 2 टोटल वोल्टेज होगी 6 वोल्ट। तो इससे क्या पता चलता है जो हमारी बैटरी है वो 6 वोल्ट की है। तो सर्किट डायग्राम हम बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हमें बैटरी दी थी तो यहाँ पे हम बनाते हैं एक 3 सेल की बैटरी बनाएंगे। इस तरीके से हम बैटरी बनाते हैं। एक लाइन हमारी बिग होती है और एक स्मॉल लाइन होती है, ठीक है। जिस तरफ पे हमारा बिग लाइन होती है उस तरफ पॉजिटिव साइन और स्मॉल लाइन जहाँ पे एंड होती है वहाँ पे नेगेटिव साइन आता है। और ये हमारे कनेक्टेड है एक वायर से, ठीक है। प्लस इसने बोला है इसमें 2 ओम, 8 ओम और 12 ओम का रेजिस्टेंस इसमें जुड़ा हुआ है। इसने इसमें रेजिस्टेंस दिया है 2 ओम का, 8 ओम का, 12 ओम का, 3 रेजिस्टेंस इसने दिए हैं, ठीक है। R1, R2, R3 हम इन्हें बोलेंगे। तो ये भी हम इनमें कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम जाएंगे, ठीक है, तो पहला रेजिस्टेंस है ये, इसको हम R1 नाम दे देते हैं, जो कि कितने वोल्ट का है? 2 ओम। 2 ओम रेजिस्टेंस फ्लो हो रहा है इसमें, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हम कर लेते हैं R2, जिसमें हमारा 8 ओम रेजिस्टेंस फ्लो हो रहा है। एंड देन नेक्स्ट R3, जिसमें 12 ओम रेजिस्टेंस फ्लो हो रहा है। और सारे के सारे कंडीशन दी थी, ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो क्वेश्चन में ये पढ़ना जरूरी होता है कि कैसे वो कनेक्टेड है आपस में, ठीक है। तो सारे के सारे कनेक्टेड किस में थे? सीरीज में। एंड अ प्लग्ड की, यानी कि एक प्लग इन वाली की, जिसका सिंबल ऐसे होता है। प्लग इन का सिंबल होता है 2 ब्रैकेट्स के बीच में एक डॉट, और ये पूरा का पूरा एक सर्किट है। और क्योंकि रेजिस्टेंस सीरीज में, यानी कि एक ही कनेक्टिंग वायर से ये सारे के सारे रेजिस्टर्स आपस में कनेक्टेड है। तो पहले वाले का डायग्राम हमारे यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। 3 सेल की बैटरी, और इसमें टोटल बैटरी में कितनी वोल्ट फ्लो हो रहा है? इतना। और प्लस हमें करंट की डायरेक्शन भी सर्किट में दिखानी होती है। तो करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जाती है नेगेटिव टर्मिनल की ओर। तो हमेशा सर्किट में करंट की डायरेक्शन दिखानी होती है, ओके। तो नेगेटिव टर्मिनल की ओर पॉजिटिव से जा रहा है। तो पहला डायग्राम हमने ये बनाया। अब हम आते हैं, इसमें सिर्फ डायग्राम बोला था, अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या है? रीड्रॉ द अबव सर्किट डायग्राम, यानी कि इस ऊपर वाले सर्किट डायग्राम को हमें रीड्रॉ करना है, ठीक है। बस इसमें क्या करना है? पुटिंग एन एमीटर टू मेजर द करंट। इसने बोला रीड्रॉ करना है ये डायग्राम, तो हम इस डायग्राम को यहीं पे रख देते हैं। आपको कॉपी में दोबारा से बनाना पड़ेगा। और इसमें क्या करना है? हमें एक एमीटर को, इसमें एक एमीटर को ऐड करना है। एमीटर का काम क्या होता है? एमीटर हमारे करंट के मेजरमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है।
तो इसमें करंट मेजर हो रहा है थ्रू रेजिस्टर्स, यानी कि सारे के सारे रेजिस्टर्स के लिए एक ही एमीटर यूज होगा। जब सबके लिए एक ही एमीटर यूज होगा तो हम एमीटर को ऐसी जगह पे प्लेस करेंगे जहाँ से वो सब पे करंट पास हो सके। तो मान लो रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन ये है और रेजिस्टर्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो एमीटर को हम यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, इक्वल उसमें जाएगा। ये एमीटर का सिंबल होता है एक सर्कल और सर्कल के बीच में एक, ठीक है। दूसरा इसने क्या बोला है, एंड अ वोल्ट मीटर, और इसमें एक वोल्ट मीटर भी लगाएंगे। वोल्ट मीटर मैंने बताया था, वोल्ट मीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, इसने बोला एक वोल्ट मीटर भी इसमें लगना है, एमीटर इसमें लगना है। इसने बोला एमीटर जो कि करंट मेजर कर सके थ्रू रेजिस्टर्स, यानी कि सभी रेजिस्टर्स के लिए, ठीक है। प्लस इसने बोला एक वोल्ट मीटर भी हमें चाहिए, और वोल्ट मीटर जो है वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इसने बोला है, इसने एक स्पेसिफिकेशन दी है, वोल्ट मीटर ये सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा किसका, 12 ओम रेजिस्टर, यानी कि यहाँ पे 3 रेजिस्टर है, एक है 2 ओम का, एक है 8 ओम का और एक है 12 ओम का। लेकिन जो वोल्ट मीटर है वो 2 ओम और 8 ओम के रेजिस्टर के लिए नहीं है। वोल्ट मीटर सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा किसका, 12 ओम वाले रेजिस्टर के लिए, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा, हम इसमें वोल्ट मीटर को हम इसमें बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ 12 ओम वाले रेजिस्टर। अगर हमें सबके लिए चाहिए होता तो हम यहाँ पे बना देते कहीं पे सर्किट में कि सब पे एक जैसा वोल्टेज आए, लेकिन इसने बोला सिर्फ 12 ओम के रेजिस्टर के लिए चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज को इसमें पैरेलल में ऐड कर देंगे, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि जब पैरेलल में, यानी कि क्या होता है, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में कोई भी दो चीजों को हम पैरेलली जोड़ते हैं। तो ये एक पॉइंट हो गया जहाँ पे ये जोड़ रहे हैं, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो ये वोल्ट मीटर सिर्फ और सिर्फ, अब यहाँ पे इसको प्लेस किया तो मतलब क्या हुआ, ये वोल्ट मीटर सिर्फ 12 ओम रेजिस्टर के लिए ही एप्लीकेबल है, इन दोनों में उसका कोई भी यूज नहीं है। तो ये हमारे सेकेंड क्वेश्चन के डायग्राम बना है, ठीक है। आप दोनों को अलग अलग बनाइएगा, मैंने एक ही में ही समझा दिया है। एंड देन उसके बाद इसने क्या बोला आगे, व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑन एमीटर एंड वोल्ट मीटर। इसने ये पूछा है, अब ये बताओ कि एमीटर में कितनी रीडिंग होगी और वोल्ट मीटर में कितनी रीडिंग होगी, यानी कि इसकी रीडिंग बतानी है हमें और इसकी रीडिंग बतानी है। वोल्ट मीटर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस नापता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यानी कि इसने इनडायरेक्टली हमसे क्या पूछा है, इसने बोला है कि हमें इसमें V निकालना है, वोल्टेज निकालनी है। एमीटर हमारा करंट नापता है, तो हमें इसका पूरे सर्किट का करंट यानी कि I को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चंस में ऐसे ही दिया रहता है, तो इसमें समझने वाली बात होती है, एमीटर इज रिलेटेड टू करंट, देयरफॉर इसमें करंट को मेजरमेंट करने के लिए कह रहे हैं, और वोल्ट मीटर जो है वो रिलेटेड है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए कर रहे हैं। एक और पॉइंट है, जो एमीटर है ना वो पूरे सर्किट के लिए जुड़ा है, तो इसमें एमीटर में हम करंट पूरे तीनों रेजिस्टर्स के लिए हम मेजर करेंगे। लेकिन जो वोल्ट मीटर है इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर 12 ओम रेजिस्टर, तो वोल्टेज सिर्फ हमें इसी रेजिस्टर की निकालनी है, ओके। तो नाउ अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो पहला हम करते हैं करंट के मेजरमेंट के लिए, ठीक है। जो कि क्या है, एमीटर, ठीक है। तो मैंने जब पढ़ाया था ओम्स लॉ, तो उससे एक फॉर्मूला आया था, जो फॉर्मूला क्या था, करंट का फॉर्मूला क्या था, I is directly proportional to voltage and inversely proportional to resistance। अब ये ऐसा फॉर्मूला है जिसमें करंट भी आ गया, वोल्टेज भी आ गया और रेजिस्टेंस भी आ गया, तीनों चीजें इसमें आ गई हैं, ठीक है। तो पहले वाले सिर्फ एमीटर वाले के लिए निकाल रहे हैं, तो एमीटर वाले के लिए चलो ठीक है, हमें करंट निकालना है, तो करंट तो हमें फाइंड आउट करना है, तो करंट तो यहाँ पे I हमारा क्या आ गया, फाइंड आउट करना है। रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने अभी आपको बताया, अगर हमें पूरे सर्किट का, क्योंकि ये R है पूरे सर्किट के लिए, तो पूरे सर्किट का अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो रेजिस्टेंस सारे प्लस होंगे, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, जो कि होता है 2 प्लस 8 प्लस 12, और यहाँ से ये निकलता है हमारा 2, ठीक है, 22, और जो कि है ओम, ओके। देन उसके बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस निकल गया, करंट हमें निकालना है, अब वोल्टेज। अब बात आती है भाई कि वोल्टेज कितना लगेगा इसमें। तो जो हमारा
ये वोल्टेज है ना, ये वोल्टेज तो सिर्फ 12 ओम रजिस्टर के लिए, तो ये वोल्टेज तो हम यूज़ नहीं कर सकते ना पूरे सर्किट में, तो इसीलिए इस सर्किट के लिए वोल्टेज कितनी होगी, इस सर्किट के लिए वोल्टेज होगी ये जो हमारी बैटरी में फ्लो हो रहा है, ये भी तो वोल्टेज ही है, 6 वोल्ट भी तो बैटरी है, ठीक है, तो ये वोल्टेज है। तो यहाँ पे इसमें वोल्टेज V कितना है, ये है 6 वोल्ट। अब इसमें फॉर्मूले में रख देंगे, फॉर्मूले में रखेंगे तो I इक्वल्स टू V अपॉन R, यानी कि V की वैल्यू कितनी है हमारी 6 और R की वैल्यू कितनी है हमारी 22। तो यहाँ पे जब हम इसे आपस में डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.27। ओके, तो 0.27 यानी कि यहाँ पे करंट कितना निकला है हमारा 0.27। आगे इसकी SI यूनिट लगेगी जो कि होती है एमीटर। ओके, तो यहाँ से हमने करंट निकाल लिया है, एक एमीटर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये फर्स्ट पार्ट हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है पार्ट, हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल का, जो कि है अगर इसने बोला है कि वोल्ट मीटर का वोल्टेज नापनी है, तो वोल्ट मीटर हमें याद होगा डायग्राम में हमने सिर्फ 12 ओम रजिस्टर के ऊपर ही लगाया था। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो वोल्टेज निकालनी है वो पूरे के पूरे सर्किट की नहीं, ओनली 12 ओम रजिस्टर की ही निकालनी है। तो सेम फॉर्मूला ओम्स लॉ से जो आता है I इक्वल्स टू V अपॉन आर, यहाँ पे हमें V निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये R इधर को चला जाएगा, तो V इक्वल्स टू I इंटू आर, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वोल्ट मीटर निकालने के लिए। ठीक है, इसी फॉर्मूले से हमने इसको डिराइव किया है। तो इसमें जो जो गिवन है वो हम ले लेते हैं। इसमें हमें रेजिस्टेंस गिवन है जो कि है 12 ओम, और करंट गिवन है जो हमने पिछली उसमें निकाला था 0.27 एमीटर, और हमें वोल्टेज निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, वोल्टेज इक्वल्स टू 0.27 इंटू 12, तो वोल्टेज कितनी आ गई हमारी 3.24 वोल्ट। ओके, तो ये क्या निकला, हमें हमारा वोल्टेज निकला है जो कि वोल्ट मीटर में मेजर हुआ है। अब हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस इन सीरीज तो हमने पढ़ लिया, अब रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ये क्या होता है कि जो रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ टोटल ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ईच रेजिस्टेंस, यानी कि हम पैरेलल में कुछ भी चीज लेते हैं तो उसको हम रेसिप्रोकल में लेते हैं, यानी कि सीरीज में जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस R था उसको हम ऐसे ले रहे थे, लेकिन पैरेलल में हम टोटल रेजिस्टेंस R को 1 अपॉन में लेंगे, इसके रेसिप्रोकल में लेंगे। ओके, देन रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सारे रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन का जो रेसिप्रोकल है यानी कि R, वो इक्वल्स टू होता है रेसिप्रोकल ऑफ ईच रेजिस्टेंस, हर रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के इक्वल होता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिप्रोकल। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लिखने का क्या होता है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन। ओके, तो सीरीज का था, सीरीज का हमारा रेसिप्रोकल में डायरेक्ट था R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन पैरेलल में हमारा रेसिप्रोकल हो जाता है सीरीज के। ओके, और सर्किट डायग्राम ये है, तो यहाँ पे मैंने एक बैटरी बनाई है, करंट फ्लो की डायरेक्शन बनाई है ये फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव, एंड दो ऐसे पॉइंट है जिन दोनों पॉइंट्स के बीच में सारे के सारे रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल यानी कि डिफरेंट वायर से कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो ये दो मेन पॉइंट्स हैं यहाँ पे, जिन दोनों पॉइंट्स के अंदर ये कनेक्टेड हैं, और ये तीनों के तीनों तीन से ज्यादा, दो से ज्यादा, कुछ कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में हम कौन से वाली को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कॉम्बिनेशन को, या सीरीज कॉम्बिनेशन को, या तो पैरेलल कॉम्बिनेशंस को। ठीक है, तो जनरली जो सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, वो आपने दिवाली में जो लाइट्स हम यूज़ करते हैं, कलरफुल लाइट्स, तो उनमें देखा होगा आपने, वो सब की सब छोटी छोटी लाइट्स जो होती हैं एक ही वायर से कनेक्टेड होती हैं, तो वो एग्जाम्पल है हमारा सीरीज लाइट का। ठीक है, तो जो सीरीज में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हमारी एक ही वायर से कनेक्टेड होती है, और जब एक ही वायर से कनेक्टेड होती है तो उन सभी को ओपन और क्लोज करने के लिए सिर्फ एक स्विच की ज़रूरत होती है। अब जब सारी की सारी लाइट्स हमारी सीरीज में कनेक्टेड हैं तो क्या होता है कि जो उनमें करंट फ्लो हो रहा है ना, क्योंकि एक ही, ये सारी की सारी सीरीज में जो लाइट्स हैं, जैसे दिवाली लाइट्स होती हैं, डेकोरेशन लाइट्स होती है, तो वो सीरीज में होती है ना सारी, तो एक ही वायर होती है उनकी, तो एक ही प्लग से वो कनेक्टेड होती है, तो यानी कि एक ही प्लग से कनेक्ट हो रही है, यानी कि उन सभी में एक ही करंट दौड़ रहा है। लेकिन क्या होता है कि सीरीज में क्या होता है कि जो
हमारा ना सर्किट, ये हमारा सर्किट है जहाँ पे इसने प्लग इन किया है वायर ने। वायर में जो सबसे स्टार्टिंग का जो बल्ब होगा, तो क्या होता है कि जैसे हमारे ये सीरीज में ये कनेक्टेड है ना, एक वायर में ये बहुत सारे कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जो फर्स्ट बल्ब होता है उसमें हमारी मैक्सिमम करंट फ्लो होता है, मैक्सिमम, क्योंकि ये एकदम से हमारे मतलब कि जो सर्किट है, ठीक है, उसके हमारे एकदम से क्लोज होता है, तो इसमें मैक्सिमम करंट, देन उसके बाद धीरे 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 आगे जाके करंट कम होता है, ठीक है। तो सीरीज में है, क्योंकि अब हम क्या करते हैं सीरीज में, ये डिसएडवांटेज है कि अगर हमें इनमें से सिर्फ मान लो 2 लाइट्स हमें ओपन चाहिए, 2 लाइट्स हमें क्लोज चाहिए, लेकिन हम ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि सबकी सब एक ही सर्किट में ऑन भी ये एक साथ ही होंगी और ऑफ भी ये एक साथ ही होंगी। सो अब आते हैं हमारे डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इन डोमेस्टिक अप्लायंसेस। तो जैसे मैंने बताया, सीरीज कॉम्बिनेशन में सारी की सारी जितने भी बल्ब्स और जितने वो सबके सब एक ही रो में और एक ही वायर से कनेक्टेड होते हैं एंड टू एंड एक दूसरे के साथ, और एक ही प्लग से वो प्लग इन हो सकते हैं एंड उनको मतलब कि उनमें जो करंट फ्लो होता है वो भी सेम फ्लो होता है, वोल्टेज भी सेम फ्लो होती है। लेकिन क्या होता है इनमें ये डिसएडवांटेजेस है कि जो सेम सर्किट से जितनी भी करंट आई, तो फर्स्ट वाला जो बल्ब होगा उसमें वोल्टेज भी ज़्यादा होती है और करंट भी ज़्यादा होता है, और जब वो वहाँ से पास ऑन होता है सेकंड में, देन थोड़ी सी कम होती है, ऐसे करके पास ऑन होते होते उसमें वोल्टेज एंड करंट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा शो होता है। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज में पहला आता है, इन सीरीज सर्किट इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू द डिफेक्ट देन ऑल अदर अप्लायंसेस आल्सो स्टॉप्स वर्किंग। सीरीज सर्किट में क्या होता है कि अगर सीरीज सर्किट में यानी कि सर्किट के जो स्विच है, स्विच के एकदम क्लोज वाला फर्स्ट अप्लायंस ही अगर हमारा ड्यू टू सम डिफेक्ट अगर खराब हो जाए, तो उसके अकॉर्डिंग जो बाद की जितनी भी अप्लायंसेस हैं, वो सारे जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी भी अपने डिफेक्टेड और स्टॉप्स वर्किंग, वो भी काम करना बंद कर देती। क्यों? क्योंकि उसमें करंट तो स्टार्टिंग वाले से फ्लो हो रहा है, जब स्टार्टिंग वाले में डिफेक्ट आ गया, उसमें करंट भी फ्लो नहीं हो पा रहा है, वोल्टेज भी फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो वो आगे पास ऑन होगा नहीं, और जब पास ऑन नहीं होगा तो बाकी सब भी काम करना बंद कर देंगे। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, इन सीरीज सर्किट ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैव ओनली वन स्विच, जो मैंने आपको बता दिया है, सीरीज सर्किट में एक ही वायर से सब अप्लायंसेस इसमें कनेक्टेड होते हैं, तो इसीलिए क्या होता है कि सबका एक ही स्विच होता है। मान लो अगर आपने अपने हाउस में अगर आपके सारे रूम्स के जितने भी बल्ब्स हैं, ट्यूबलाइट्स हैं, वो सबके सब जो है एक ही सर्किट से कनेक्टेड है, और साथ में आपका फ्रिज, कूलर, एसी, जितनी भी ये चीज़ें हैं, अवन, माइक्रोवेव, ये सारी की सारी एक ही स्विच से चल रहा है। तो अगर आपको कभी अवन चलाना होगा तो उसके लिए आपको पूरा का पूरा वो ऑन करना होगा स्विच, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी बल्ब्स भी चलेंगी, ट्यूबलाइट, आपका माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये सारे के सारे भी काम करेंगे। तो इसमें ये डिसएडवांटेज होता है कि इसमें कोई चॉइस नहीं होती है, इसमें हम एक ही स्विच होता है, ड्यू टू विच दे कैन नॉट बी टर्न ऑन एंड ऑफ सेपरेटली, जिसकी वजह से ये मेन डिसएडवांटेज होता है कि उनको हम सेपरेटली ऑन ऑफ नहीं कर सकते हैं, अगर होंगे ऑन तो सब एक साथ, नहीं तो नहीं। इन सीरीज करंट, तीसरा है, इन सीरीज करंट अप्लायंसेस डू नॉट गेट सेम वोल्टेज 220 वोल्ट एज ऑफ द पावर सप्लाई, यानी कि जो हमारे सर्किट से जितना भी करंट सप्लाई होता है, हमारे सर्किट से किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में करंट पास हो रहा है, तो वो करंट हमारा 220 वोल्टेज का होता है, ठीक है। लेकिन सीरीज करंट में जितने भी अप्लायंस होंगे, जो सर्किट के ज़्यादा क्लोज होगा उसमें वोल्टेज 220 वोल्ट का जाएगा, देन उसके बाद उसके आगे आगे पास ऑन होते होते जो वोल्टेज होता है वो वहाँ से सबस्ट्रैक्ट यानी कि कम होते जाता है, तो उसमें सब में एक ही वोल्टेज नहीं जा पाती है, किसी में मतलब कि फिक्स होती है, किसी में कम 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 कम, ऐसे करके क्या होता है कि 220 वोल्ट सप्लाई हर अप्लायंसेस को नहीं मिलती है, सिर्फ कुछ ही अप्लायंसेस होते हैं जिनमें 220 वोल्ट की पावर सप्लाई मिलती है, जो कि कॉमन सप्लाई होता है हर हाउस होल्ड सर्किट्स में। In series connection of electrical appliances, the overall resistance of circuit increases too much due to which the current from power supply is low. ठीक है, सीरीज कनेक्शन में जैसे जैसे हम फर्दर आगे बढ़ते हैं फ्रॉम वन अप्लायंस टू अनदर देन अनदर, ठीक है, इन अ
straight wire and in a single connection, then जैसे जैसे हम फर्स्ट से सेकंड की तरफ बढ़ेंगे या फिर उसके सो ऑन, तो उसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, रेजिस्टेंस की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, और जिसकी वजह से करंट को रेजिस्टेंस अपोज करता है. आप सभी को पता होगा रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट. ठीक है, तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट के, यानी कि जितना आगे जाते जाते रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट सर्किट का कम होता जाएगा, जिसकी वजह से वोल्टेज और करंट कम होती है. देन उसके बाद ये तो सारे डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज है. हाउस होल्ड में क्यों सीरीज नहीं लगाना चाहिए वो सब है. अब हाउस होल्ड में सीरीज ना लगाए तो क्या लगाएंगे, बाकी क्या बचा, पैरेलल बचा. अब पैरेलल के क्या क्या एडवांटेजेस है जो सीरीज से काफी बेहतर है. तो पहला एडवांटेज है, इन पैरेलल सर्किट इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन ऑल अदर अप्लायंसेस कीप वर्किंग नॉर्मली. अगर मान लो एक सर्किट से आपका बल्ब अगर कनेक्टेड है एक रूम का, तो क्या होता है कि अगर आप उसका स्विच ऑफ करोगे तो सिर्फ वही बल्ब है जिसपे वो उसका इफेक्ट पड़ेगा, वही बल्ब ऑफ होगा. बाकी आपके रूम्स के फैन या फिर जितने भी बल्ब हैं वो सारे के सारे ऑन रहेंगे. तो यानी कि अगर मान लो कोई भी चीज़, अगर आपके मान लो एक बल्ब है वो डिफेक्ट हो गया या फिर ख़राब हो गया मान लो किसी रूम का, तो अदर रूम्स के बल्ब जो होंगे वो अपना नॉर्मल फंक्शन करते रहेंगे, क्योंकि वो क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है. करंट भी सब में अलग अलग जा रहा है और वोल्टेज भी सब में अलग अलग जा रहा है एक फिक्स्ड क्वांटिटी में. तो उनमें रेजिस्टेंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं होती है. सीरीज में तो करंट आगे बढ़ते बढ़ते कम होता रहता है ना, तो उस वजह से करंट और पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल ही एक दूसरे के डिफरेंट होता रहता है. ठीक है, तो उसके बाद क्या आता है हमारा सेकंड है, इन पैरेलल सर्किट ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैज इट्स ओन स्विच ड्यू टू विच इट कैन बी टर्न ऑन और ऑफ सेपरेटली. हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के पास अपना अपना सेपरेट स्विच होता है, तो इसीलिए अगर हम उस स्पेसिफिक स्विच को ऑन ऑफ करेंगे तो वो सिर्फ उसी अप्लायंस पे इफेक्ट पड़ेगा, बाकी अप्लायंसेस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो सेपरेटली ऑन ऑफ हो सकता है. ठीक है, दैट इन पैरेलल सर्किट ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस गेट्स द सेम वोल्टेज 220 वोल्ट एज दैट ऑफ द पावर सप्लाई लाइन. अब पावर सप्लाई लाइन में सभी के घरों में 220 वोल्ट की पावर सप्लाई होती है. तो सबके सब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जब अलग अलग स्विचेस से कनेक्टेड हैं, तो उन सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में 220 वोल्ट की सप्लाई हो रही है, यानी कि हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में 220 वोल्ट की सप्लाई डायरेक्टली पावर सप्लाई से जाएगी. देन फोर्थ आता है, इन पैरेलल कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द हाउस होल्ड सर्किट is reduced due to which the circuit from power supply is high. ठीक है, अब क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में ओवरऑल जो हमारा करंट होता है ना, अब मैंने बोला हर सर्किट में और अप्लायंस में 220 वोल्ट की पावर सप्लाई पूरी की पूरी जाएगी. तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में अगर पैरेलल में कनेक्शन है तो रेजिस्टेंस, करंट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, पावर सप्लाई से डायरेक्ट करंट आ रहा है, करंट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस इसमें कम होगा. ठीक है, और इसीलिए ये better है than series connection. So this was all for today's video. If you like my video, please like, share and subscribe it. And if you have any query, please comment me in comment box. Thanks for watching my video.